पूजा की सास अनीता बड़े ही चंचल और मुस्कुराहट वाले स्वभाव की थी। यूं कहें थोड़ी मस्करी महिला थी। अक्सर ही आस पड़ोस के मोहल्ले के आदमियों के साथ हंसी ठिठोली किया करती थी। ऐसे एक दिन पूजा अपनी सास से बोलती है। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? माँ जी, कल मैंने आपको ना वर्मा अंकल जी के साथ उनकी स्कूटी पर कहीं जाते हुए देखा। आप कहाँ गई थी? अरे वो तो मुझे बाजार तक जाना था, तो वर्मा जी उधर ही जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। अगर आपको बाजार जाना था तो आप मुझसे कह देती ना, मैं आपके साथ चल देती। तो क्या हुआ बहू, वो तेरे ससुर समान ही तो हैं। वो ससुर जी की उम्र के हैं पर ससुर तो नहीं है ना। और मोहल्ले वाले अजीब अजीब सी बातें करते हैं माँ जी। बेटा लोगों का तो काम होता है बातें करना, वो तो बातें करेंगे ही, तू ध्यान मत दे। और वर्मा जी हमारे बहुत पुराने पड़ोसी हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, पर फिर भी आगे से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इतना कहकर पूजा अपने घर के कामों में लग जाती है और तभी अनीता के फोन पर उनके पड़ोस में रहने वाली शर्मा जी का फोन आता है और अनीता शर्मा जी से फोन पर बात करते हुए बोलती है। जी जी, आपने जहाँ कहा था मैं वहीं आ रही हूँ, चिंता मत कीजिए, आप तैयार होकर निकलिए, मैं आ रही हूँ। अनीता फोन रखती है और वहाँ पर पूजा आ जाती है और अनीता बोलती है। बहू, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हैं माँ जी आप? अरे वो पड़ोस वाले शर्मा जी है ना, उनके साथ जा रही हूँ। शर्मा जी के साथ? पर क्यों माँ जी, क्या हो गया? अरे उन्हें अपनी वाइफ के लिए कुछ साड़ियाँ लेनी है, उनकी एनिवर्सरी आ रही है, तो इसलिए वो मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं अपनी वाइफ के लिए साड़ियाँ पसंद करने को। तो उनकी भी तो बहू है, वो अपनी बहू को ले जाए, आपको क्यों ले जा रही है? अरे बहू, अब औरतों की पसंद तो औरतें ही जानती है ना। तुम तो आजकल की लड़कियां हो, अपनी तरीके से कपड़े पसंद करती हो, और उनकी बहू को तो तू जानती ही है वो कितनी बदतमीज है। माँ जी, आपका ऐसा मर्दों के साथ बाहर जाना बिल्कुल भी सही नहीं लगता। तू इतना क्यों सोचती है बहू? वर्मा जी, शर्मा जी सब तो तेरे ससुर जैसे ही तो हैं। फिर क्या हुआ? पर माँ जी, मुझे तो यही नहीं पता कि मेरा ससुर है कौन। आज तक मैंने अपने असली ससुर को तो देखा तक नहीं है। वक्त आने पर तुझे पता चल जाएगा बहू कि तेरा ससुर कौन है और कौन नहीं। अभी मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर अनीता फटाफट से तैयार होकर शर्मा जी के साथ बाजार जाने के लिए घर से निकल जाती है। शाम को अनीता हाथों में शॉपिंग बैग लिए हुए घर पर आती है और पूजा से बोलती है। माँ जी, आप तो शर्मा जी को शॉपिंग करवाने गई थी ना, तो फिर ये इतने सारे शॉपिंग बैग आप क्यों लेकर आ रही हैं? अरे बेटा, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए साड़ियाँ ली थी तो मुझे साथ में दिला दी, तो मैं मना नहीं कर पाई और मैं घर लेकर आ गई। माँ जी, वो आपके पति थोड़ी ना है जो उन्होंने आप पर इतना सारा पैसा खर्च कर दिया। भला ये कोई बात होती है? अरे बहू, तेरा ससुर नहीं है तो क्या हुआ, ससुर जैसे तो है ना, और वैसे भी हमारे पुराने पड़ोसी हैं, इतना तो चलता रहता है बेटा। अनीता इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके फोन पर गुप्ता जी का फोन आ जाता है। अनीता एक बार फोन काटती है और फिर से गुप्ता जी का फोन आता है। वो दूसरी बार भी फोन को कट कर देती है। तभी फोन तीसरी बार गुप्ता की कॉल आती है और पूजा अपनी सास से बोलती है। जाइए, अब मेरे ससुर समान गुप्ता भी आपको याद कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लीजिए। जितनी बार आप फोन काट रही हैं, उतनी बार वो मिला रहे हैं। समझ नहीं आता दुनिया में मेरे कितने ससुर हैं और कितने नहीं, और असली ससुर कौन है उसका कुछ पता ही नहीं है। अरे बहू, तू बिना बात पता नहीं क्यों इतना सोचती है। खैर मैं जा रही हूँ कमरे में, एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं गुप्ता जी से बात कर लूँ तब तक। इतना कहकर अनीता अपनी मस्ती में फोन पर बात करते हुए कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद पूजा चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में ले जाती है और वो लगातार फोन पर बात ही कर रही होती है। बेचारी पूजा अपनी सास की हरकतों से बड़ी परेशान थी। पूजा अपनी सास से आए दिन नए ससुर वाली आदत से बड़ी दुखी थी। ऐसे ही दिन पूजा अपने पति अजय को अपनी सास की शिकायत करते हुए बोलती है। जी, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पिता कौन है और कौन नहीं है? ये कैसा सवाल कर रही हो तुम? इसलिए ऐसा सवाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आखिर मेरे ससुर है कौन। तुम्हारे ससुर मेरी माँ के पति हैं, और कौन है? लेकिन माँ जी तो कहती है कि वर्मा जी भी ससुर समान है, शर्मा जी भी ससुर समान है और गुप्ता जी भी ससुर समान है, लेकिन असली ससुर है कौन?
सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। जब भी माँ से पूछता हूँ कि पिताजी कौन है, उनकी तस्वीर दिखाओ, तो माँ हमेशा बहाना बना के टाल देती है। फूट गई मेरे कर्म तो। हाय तौबा, क्या करूं मैं? जब मेरे पति को ही नहीं पता उसका बाप कौन है, तो मुझे कहां से पता होगा कि मेरा ससुर कौन है? पर तुम अचानक ये सारे सवाल क्यों कर रही हो? क्योंकि आपकी माँ कभी वर्मा जी के साथ, कभी शर्मा जी के साथ, तो कभी गुप्ता जी के साथ बाजार जा रही है, स्कूटी पर घूम रही है, शॉपिंग तक कर रही है। पूछो तो कह देती है कि सब तेरे ससुर समान है। मुझे तो लगता है कि वो तीनों ही मेरे ससुर हैं। पूजा, बहुत हो गया तुम्हारा। माँ के बारे में एक शब्द भी बोला तो ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। एक दिन सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब आपके सामने आ जाएगा कि कौन मेरा ससुर है और आपका बाप कौन है और माँ जी का पति कौन है। तब फैसला हो जाएगा इन सारी बातों का। इतना कहकर पूजा वहाँ से चलती बनती है। ऐसे एक दिन जब पूजा घर में साफ सफाई कर रही थी, तभी वो घर के बाहर झाड़ू लगाने के लिए जाती है। पूजा देखती है कि अनीता शर्मा जी से बातें करते हुए बोल रही है। जी, आप भी बस ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहते हैं। इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। अरे आप सच में बहुत सुंदर है अनीता जी। अरे मैं जितनी भी आपकी तारीफ करूँ ना वो कम है। चलिए बस कीजिए, बाकी की बातें अब फोन पर करेंगे। अनीता की बात सुनकर शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं और वर्मा जी हाथों में गुलाब लिए अनीता के पास आते हैं और उसको गुलाब देते हुए बोलते हैं। एक बड़े से गुलाब के लिए ये छोटा सा गुलाब लेकर आया हूँ मैं। वैसे तो आपके आगे ये गुलाब फीका पड़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार से लाया हूँ, रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मुझे इतने सारे गुलाब दे दिए। अब तो मैं गुलाब का गार्डन खोल सकती हूँ। अरे आपकी खूबसूरती देखकर ही तो मैं आपको ये गुलाब लाकर देता हूँ, वरना मैं किसी को काटा तक ना दूँ। वैसे गार्डन खोलने का आइडिया बड़ा अच्छा है। मुझे ना माली रख लीजिएगा, आपको मैं बस देखता रहूँगा। कुछ ही देर बाद मीठी मीठी बातें करने के बाद वर्मा जी अनीता को गुलाब देकर वहाँ से खिसक लेते हैं। तभी गुप्ता जी आते हैं और एक छोटा सा तोहफा अनीता को देते हुए बोलते हैं। ये लीजिए अनीता जी, कल आपको ब्रेसलेट पसंद आया था ना सोने का, अब मैं ले आया। इसे रख लीजिए आप और पहन के बताइए ना कैसी है। अरे आप तो बहुत ही ज्यादा फास्ट निकले। अजी कैसी बात कर रही हैं आप? आपके लिए तो मैं चांद तोड़ के ला दूं। ये क्या चीज है? ठीक है, आप इतने प्यार से ये ब्रेसलेट दे रहे हैं तो रख ही लेती हूँ, मगर ये मत सोचिएगा कि मैं आपको हाँ बोल रही हूँ। जी आपके हाँ के इंतजार में तो पूरी जिंदगी बिता देंगे। और बात रही इन चीजों की, अरे इनकी क्या कीमत आपके आगे। आप बस बताते रहिए आपको क्या चाहिए, मैं ला ला के दूंगा आपको, क्योंकि हम गुप्ता जी हैं, बहुत पैसा है हम पे। दूर खड़ी पूजा सारा नजारा देख रही थी। ये सब देखकर बेचारी पूजा का तो सर ही घूमना शुरू हो चुका था। पूजा बिना झाड़ू लगाए घर के अंदर आती है। थोड़ी देर बाद अनीता घर के अंदर आती है और तभी पूजा बोलती है। माँ जी, ये सब क्या हो रहा था? क्या कर रही थी आप बाहर? मैं क्या कर रही थी बहू? मैं तो बस ऐसे ही गली में टहल रही थी। अच्छा, टहल रही थी। वर्मा जी से गुलाब ले रही थी, गुप्ता जी से ब्रेसलेट ले रही थी और शर्मा जी से तारीफें ले रही थी, और कह रही हैं कि मैं टहल रही थी। इतना झूठ कैसे बोल लेती हैं आप माँ जी? अरे बहू, तुझे कितनी बार कहा है, वो सब तेरे ससुर समान है। तू तो बस फालतू ही शक करती रहती है मुझ पर। ससुर समान तो उन तीनों में से कोई एक भी नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि वो सारे ही मेरे ससुर हैं। एक ससुर सुबह के लिए, एक ससुर दोपहर के लिए और एक ससुर रात के लिए। लेकिन असली ससुर है कौन, ये पता ही नहीं है। जुबान संभाल कर बात कर बहू, सास हूँ मैं तेरी। तेरा ससुर कौन है कौन नहीं मैं डिसाइड करूँगी, तू नहीं। आप क्या करेंगी क्या नहीं मुझे नहीं पता। आप तो बस ससुर बनाने पर ध्यान दे रही हैं, किसी एक को चुनने में ध्यान नहीं दे रही हैं। इस उम्र में ये सब आपको शोभा नहीं देता माँ जी। जब किसी बात का पता ना हो ना बहू, तो बिना मतलब अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। बात तो मुझे सारी पता चल गई है कि वर्मा जी, शर्मा जी और गुप्ता जी तीनों ही मेरे ससुर हैं। सारे मोहल्ले में थू थू करवा रखी है आपने। इतना कहकर पूजा गुस्से में धमकती हुई घर के अंदर चली जाती है। दिन गुजरते हैं। अब पूजा की अनीता से बोलचाल बंद हो चुकी थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह पूजा नाश्ता बना रही थी कि तभी उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। पूजा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने फौजी की वर्दी पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ होता है। उस आदमी को देखते ही पूजा बोलती है, आप कौन है? किससे मिलना है आपको? पूजा इतना बोल ही रही थी कि तभी पीछे से अनीता भाग कर आती है और फौजी के पैरों को छूते हुए बोलती है, आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी मैं।
कितने साल लगा दिया आपने घर आने में। बहू, ये कोई नहीं बल्कि तेरे ससुर है। मेरे ससुर है? पर मेरे ससुर तो मोहल्ले में रहते हैं ना, शर्मा जी, गुप्ता जी और वर्मा जी। बहू, तू पहले अंदर चल, फिर मैं तेरे को सारी बात बताती हूँ। सभी लोग घर के अंदर आते हैं और वहाँ पर अजय भी आता है, क्योंकि अजय ने भी अपने पिता को अभी तक नहीं देखा था। इसलिए अनीता अजय को भी उस फौजी से उसके पिता कहकर मिलवाती है। और तभी पूजा बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी देर से हम सब बोले जा रहे हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये हमारे ससुर जी हैं, इस बात को ये एक्सेप्ट करते हुए अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं अपने मुंह से? क्योंकि यही तो सारी बात है बहू, ये बोल नहीं सकते। माँ मैं कुछ समझा नहीं, आखिर ये सब क्या है? बात ये है बेटा कि जब तू मेरे पेट में था तब से ही तेरे पिताजी फौज की नौकरी कर रहे थे और एक लड़ाई के दौरान उनको गोली लग गई तो उनकी आवाज चली गई और तेरे पिताजी आवाज जाने के बाद भी एक खुफिया एजेंट बनके काम कर रहे थे। दुनिया की नजर में शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी हमारे पड़ोसी है, मगर किसी को नहीं पता कि वो भी फौज में थे। और मेरा उनसे मिलना, उनका सामान देना, वो उनका नहीं था, वो तेरे ससुर जी का दिया हुआ था। और आज तक इन लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो तेरे ससुर जी के कहने पर ही किया है। और अब तेरे पापा का मिशन खत्म हो गया है तो अब वो वापस आ गए हैं। सारा सच जानने के बाद पूजा और अजय के तो तोते ही उड़ जाते हैं। आखिरकार पूजा को पता चल जाता है कि उसका असली ससुर कौन है। पूजा अपनी सास से माफी मांगती है और बोलती है, मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, मुझे नहीं पता था कि जो सब कुछ मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ, उन सब के पीछे का सच ये है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी आपको ऐसा कुछ नहीं कहती। कोई बात नहीं बहू, मैंने कहा था ना कि वक्त आने पर तुझे पता चल जाएगा कि तेरा ससुर कौन है। अब तो तुझे यकीन हो गया ना, ये सवाल तो नहीं करेगी कभी अब? नहीं माँ जी, अब मैं कभी ये सवाल नहीं करूँगी कि मेरा ससुर कौन है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ससुर एक बहुत ही बड़े देशभक्त हैं। ऐसे ही सभी लोग एक साथ अपने सवालों के जवाब पा लेते हैं और फिर से पूजा का परिवार साथ में खुशी खुशी रहने लगता है। जानकी के बेटे की शादी को 2 ही दिन हुए थे, जिस वजह से जानकी के घर में उसकी बहू की मुंह दिखाई के लिए लोगों का आना जाना लगा हुआ था। ऐसे ही एक देर शाम को जानकी की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे जानकी, कैसी है? अब तो सास बन गई है, खुश तो है ना तू? चल जल्दी से बहू का मुंह दिखा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ बहू को। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है? जरा बाहर तो आ, देख तो विमला आई है। अरे लगता है कोई काम कर रही होगी, चल कमरे में ही चलकर देख लेती हूँ। बहू तू कुछ कर रही है क्या? मैं कब से तुझे आवाजें लगाई जा रही हूँ। ये अपनी पड़ोसन विमला मुंह दिखाई के लिए आई है। अगर इन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। करूँ क्या मैं? हे कान्हा जी, बचा लेना। अरे बहू क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? चल कोई बात नहीं, विमला कर ले मेरी बहू की मुंह दिखाई। अरे बहू, मुझसे क्या शर्माना, मैं भी तो तेरी सास ही हुई। अब इतना कहकर जैसे ही विमला जानकी की बहू का घूंघट उठाती है, वो मुस्कान को देखकर कहती है, बहू तो बड़ी प्यारी है जानकी तेरी, सच कहूँ तो, और होगी भी क्यों नहीं सुंदर, बहू जो आखिर मेरी है। ऐसे ही समय बीत रहा था। जानकी अपनी बहू को घर के तौर तरीके सिखा रही थी और मुस्कान भी अपने ससुराल के तौर तरीके को सीख और समझ रही थी। एक रोज जानकी फ्रिज में माखन ढूंढने जाती है। यही तो रखा था, कहाँ गया? घर में किसी को माखन पसंद भी नहीं है, मेरे बूढ़े के अलावा। अरे जानकी, क्या ढूंढ रही हो? हटो, मुझे पानी लेने दो। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मैंने जो 5 किलो का माखन मंगवाया था वो कहाँ गया? अरे भला मैं क्यों खाऊंगा, मुझे पसंद जरूर है माखन, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब मैंने खाया है। मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाया करो, और तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसे इल्जाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो हटो, अब मुझे पानी लेने दो। बड़ी आई मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने वाली। तुम्हारे अलावा घर में कोई माखन खाता नहीं है, और वो तो मैं कभी कभी किशोर को माखन देती हूँ तो उसमें भी वो नाक मुँह सिकोड़कर माखन खाता है। बहू को मैंने कभी माखन खाते देखा नहीं है और मुझे पसंद नहीं है, तो माखन गया कहाँ? मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने नहीं खाया है माखन, तो तुम समझती क्यों नहीं हो? अब मुस्कान जब अपनी सास ससुर में लड़ाई होते देखती है
तो वो मन में कहती है, अब ये माँ जी और पापा जी को मैं कैसे बताऊं? माखन चोर तो मैं हूँ, लेकिन अगर इन्हें मैंने ये गलती से भी कह दिया तो खामखा मेरी बदनामी होगी। अगर इस उम्र में मैं तुम्हें तलाक दे दूं तभी तुम्हें अकल आएगी क्या? लेकिन मैं अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहता हूँ। अरे तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, समझे? पूरे दिन खाने के अलावा घूमना और सोना, यही काम है तुम्हारा तो। माँ जी रहने दीजिए, आप दूसरा माखन मंगवा लीजिएगा। पापा जी आप भी छोड़िए ना। बहू के कहने पर जा रहा हूँ, वरना तो तुम्हें मैं आज ही बताता कि बिना बात मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या हो सकता है। रमेश घर से गुस्से में बाहर चला जाता है और जानकी भी अपनी पड़ोसन विमला के घर चली जाती है। अब फ्रिज में जितना भी बचा हुआ मक्खन था वो मुस्कान खाकर उस खाली डब्बे को फ्रिज में डाल देती है। माखन खाकर तो ऐसा लगता है इसके बाद कुछ और खाऊं ही नहीं, इतना टेस्टी था। अब जल्दी से मुंह हाथ धो लेती हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो मुझसे ही कलेश करने बैठ जाएगा। वैसे भी माँ जी और पिताजी में आज कितना कलेश हुआ है मेरे माखन चुराने की वजह से। अब तक किसी का भी शक मुस्कान पर नहीं जाता, मुस्कान ही है वो माखन चोर। लेकिन एक रोज विमला जानकी मुस्कान को अपने साथ मार्केट लेकर जाते हैं। बहू अब तो तुझे यही रहना है, इसलिए तुझे मैं बाजार लाई हूँ। देख ये यही से हम लोग सामान लेने आया करते हैं। अरे जानकी कब से घुमा रही है, जरा चलना, चलकर कुछ खाते हैं। वो देख बर्गर वाला, चल बर्गर खाते हैं। नहीं नहीं ये सब अच्छी चीजें नहीं होती, कुछ अच्छा सा सादा खाएंगे। अरे ये बर्गर वाला बहुत फेमस है, इसकी ही बात मेरी बहू कर रही थी, कह रही थी भर भर के मक्खन लगाता है बर्गर में। हाँ माँ जी चलिए ना खाते हैं, मुझे वैसे भी माखन, मेरा मतलब है बर्गर बहुत पसंद है। अरे अब तो खाते हैं जानकी, देख अब तो तेरी बहू भी कह रही है उसे भी बर्गर खाना है। अब विमला जानकी और मुस्कान उस बर्गर वाले के पास पहुंचते हैं और उस बर्गर वाले को बर्गर देने को कहते हैं। बर्गर वाला भी बर्गर बनाने में लगा था, तभी मुस्कान की नजर बर्गर वाले के डब्बे में रखे माखन पर जाती है। ये मैंने क्या देख लिया, अब मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे अब माखन खाने से कोई रोक भी नहीं सकता है। अरे खुशबू तो अच्छी आ रही है जानकी, कभी कभी ये सब भी खाया कर, मेरा बेटा यहीं से लेकर जाता है मेरे लिए बर्गर। माँ जी अभी तो इन्हें बनाने में समय लगेगा, पर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, मैं घर जाऊं क्या? बहू रास्ता तो देखा हुआ है ना तूने, तू घर तो चली जाएगी या साथ चलूं मैं तेरे? अरे नई नवेली बहू है तेरी, बहू के साथ जा, मैं बर्गर पैक करवा कर लेकर आती हूँ। जानकी और मुस्कान वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन विमला यहाँ बर्गर की दुकान पर बर्गर के बनने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बर्गर वाले को मक्खन कहीं नहीं मिलता। और इधर मुस्कान अपने कमरे में जाकर बड़ी सी मक्खन की टिक्की को निकालकर बड़े मजे से खाने लगती है, जो वो बर्गर वाले की रेडी से चुरा कर लाई थी। और करीब 1 घंटे बाद जानकी अपनी बहू मुस्कान से कहती है, अरे बहू अब तक विमला नहीं आई बर्गर लेकर, लगता है हमारे हिस्से का बर्गर भी खा गई है वो, तभी अब तक आई नहीं है ये विमला। कोई काम आ गया होगा माँ जी उन्हें। जरूर ये जानकी और उसकी बहू की चाल थी, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाने की। अरे क्या जरूरत थी जानकी को मक्खन चुराने की, अपने बूढ़े पति के लिए इस उम्र में ना जाने जानकी भी क्या क्या करेगी। अरे आंटी जी जल्दी से हाथ चला लो, हाथ में क्या मेहंदी लगा के बैठी हो आप? घर जाना है कि नहीं जाना है आपको? नहीं जाना है तो बैठी रहो, अगर जाना है तो चुपचाप काम करो। 500 का नुकसान जो करवाया है ना आपने, उसका कोई मतलब नहीं है क्या? वो तो मेरा दिल बड़ा है इसलिए सिर्फ बर्तन धुलवाए, वरना कोई और होता तो 4 दिन तक काम करवाता आपसे। तुझे तो कीड़े लगेंगे भरी जवानी में, अपनी माँ समान औरत से काम करवा रहा है, और जानकी को तो आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। जानकी इधर हॉल से जब अचानक अपनी बहू के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहू माखन खा रही है। बहू ये माखन कहाँ से लाई है तू? यानी असल माखन चोर तो तू है, और मैं मेरे बूढ़े को ना जाने क्या क्या कहती रही। माँ जी वो मैं बताना ही भूल गई थी उस दिन। बहू तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तेरे सामने ही अपने बूढ़े को कितना सुनाया था पिछले दिनों में, और वो है कि मुझसे बात नहीं कर रहा है, और तू है कि ये सब जानने के बाद भी एकदम चुप है। माँ जी मुझे माखन बहुत पसंद है, और मैं माखन को देखकर खुद को रोक नहीं पाती हूँ, तभी तो मेरी शादी में इतनी बारिश हुई थी। जानकी को पता तो चल ही चुका था कि उसकी बहू मुस्कान असल में माखन चोर है, लेकिन तभी हॉल से रमेश की आवाज आती है और जानकी और मुस्कान हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रमेश और विमला दोनों आए हुए थे।
अरे तेरी बहू के मक्खन चोरी को लेकर मुझसे उस बर्गर वाले ने जितना काम करवाया है, उसे तो मैं भूल ही नहीं सकती। हाय रे मेरी कमर। अब बताओ माखन चोर कौन है? तुमने तो मुझे माखन चोर बना रखा है ना, और खुद इधर उधर से माखन चुरा रही हो। ना माखन मैंने चुराया है और ना ही माखन आपने चुराया है, बल्कि माखन चोर तो हमारी बहू है। क्यों बहू? हाँ, मैंने ही घर का माखन खाया है और बर्गर वाले का माखन भी मैंने ही चुराया था। बहू, माखन खाना अच्छी बात है, लेकिन मुझे गलत तो वो लगा कि ये जो तूने माखन की चोरी की, बताकर खाती तो घर में माखन चोरी को लेकर इतनी बड़ी खींचतान तो नहीं होती ना। अरे तेरी बहू के मक्खन चोरी को लेकर मुझसे उस बर्गर वाले ने जितना काम करवाया है, उसे तो मैं भूल ही नहीं सकती। हाय रे मेरी कमर। अरे विमला, बर्गर तो खाती जा, इसे तू अपनी बहू को खिला। मुझे तो बर्गर खाने की सजा मिली है। देर से ही सही, लेकिन असली माखन चोर का पता सबको चल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।